करते हैं। आज बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना है अबाउट द न्यूनेटल इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि जो से बेबी अभी नई नई बॉर्न हुए, न्यू बॉर्न बेबी है, उनके अंदर इम्यूनिटी का क्या हिसाब किताब होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, उसका काम क्या होता है। अगर वो बिल्कुल सही से काम कर रहा होता है, वो बैलेंस वे में चल रहा है, तो फिर क्या करता है। नंबर वन पे तो वो क्या है, बॉडी को कुव्वत मुदाफियत दे रहा होता है, यानी कि बॉडी को डिफेंस कर रहा होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कैसे, अपने इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज के जरिए से, जो हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिफरेंट तरह के बी सेल्स आ गए, टी सेल्स आ गए, वो सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे होते हैं, वो बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये एक ऑप्टिमल इम्यून सिस्टम जो है ना, अगर वो बैलेंस वे में चल रहा है तो वो इस तरीके से काम कर रहा होता है, यानी कि एक तो वो डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, नंबर टू पे टॉलरेंस वो दे रहा होता है बॉडी को। और टॉलरेंस का पता है आपको कि टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस ये है कि जो सेल्फ एंटीजन है या हार्मलेस एंटीजन है, या वो एंटीजन, या फिर दूसरा हमारे पास जैसे नॉर्मल फ्लोरा के एंटीजेंस वगैरह होते हैं, उनके अगेंस्ट क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो क्या होता है कि इन सेल्फ एंटीजन और इसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा और इसके अलावा हार्मलेस छोटे मोटे जो एंटीजन आ गए हैं, उनके अगेंस्ट क्या है, टॉलरेंस डेवलप करनी होती है। वो किस तरीके से होती है, वो रेगुलेटरी इम्यून सिस्टम के जरिए से, रेगुलेटरी टी सेल जो से होती है ना, उनके जरिए से हो रही होती है। और इस टॉलरेंस का बेसिक मकसद होता है कि जिनसे ऑटोम्यून डिजीजेस एज वेल एज जिनसे एलर्जिक डिजीजेस हो गई, उनसे बॉडी को बचाया जा सके। अब क्या है कि न्यूनेटल जो सा है, जो बेबी पैदा हुआ है, उसके अंदर उसके इम्यून सिस्टम का क्या हिसाब किताब होता है। उसके अंदर क्या है, उन बच्चों को जो अभी न्यू नेट्स हैं, उनके अंदर क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेस और एज वेल एज एलर्जिक डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सही है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं किया पूरी तरीके से। हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ते हैं। नंबर वन पे तो क्या है, इनको जिनसे सबसे पहले स्ट्रेटेजीज को सामना करना पड़ता है, वो ये होता है कि इनके अंदर इन्फेक्शियस और एलर्जिक डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर टू पे क्या है कि अर्ली लाइफ में जो आपकी हेल्थ है, नियोनेटल लाइफ में जो आपकी हेल्थ है, वो आपकी आने वाली जिंदगी में जो आपकी हेल्थ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डालती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। इसके अलावा क्या है कि जो से है, उस टाइम पर अगर किसी भी किस्म का कोई इम्यून सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया कि ये ड्रॉबैक है या इस तरह का कोई मसला इम्यून सिस्टम में है, अगर आपको उस टाइम पे पता चल गया, तो ऑब्वियसली क्या है, आप या तो उसको ठीक करोगे, या फिर क्या है, उसको उससे बचने की कोशिश करोगे, ताकि क्या है, आगे आने वाली लाइफ में बेबी का इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम करता रहे, और जो से एडल्ट लाइफ में उसको इस वाली कमी पेशी की वजह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ऑब्वियसली जो से है ना, न्यू न्यूनेटल जो सा है, बेबी है, न्यूनेट है, उस टाइम पे क्या है, उसको एलर्जिक और एज वेल एज जो है ना इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब क्या हम लोगों ने बात कही कि जो सा अर्ली लाइफ में बेबी को जिस कंडीशन से गुजर है, वो उसकी बाद वाली लाइफ पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं। तो इससे हम लोग अपना एक जो सा है हाइपोथेसिस रिकॉल करेंगे, जो था हेल्थ हाइजीन हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइजीन हाइपोथेसिस का जो सा अगर मैं अभी मफहूम बयान करूं, तो वो ये था कि अगर आप बहुत ज्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखने वाले हैं, और क्या है कि एंटीजन के साथ आपका एक्सपोजर कम है, बहुत ज्यादा सफाई सुथराई की वजह से, तो क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप नहीं करेगा, और इन वाले लोगों में क्या है कि जो चांसेस हैं एलर्जिक डिजीज होने के, वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, एलर्जिक डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके अलावा अर्ली लाइफ में क्या है, अगर फीटल लाइफ में, अर्ली लाइफ में पर्सन को, बेबी को क्या है कि अगर मेल न्यूट्रिशन का वो शिकार है, तो आने वाली लाइफ में क्या है, उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगरचे ये कि उसको अडल्ट लाइफ में उसकी न्यूट्रिशन भी अच्छी हो गया, सारा कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डिफरेंट तरह की मेटाबॉलिक डिजीजेस वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इससे हमें ये चीज पता चलती है कि अर्ली लाइफ में अगर आपकी जो हेल्थ की जो कंडीशन चल रही थी, किसी भी वजह से, वो आपकी लेटर ऑन लाइफ पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। अब क्या है कि जो सा है, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, या बेबी जब बहुत छोटा है, उस टाइम पे उसको फार्म वगैरह पे रखने पे, या फिर उसको एनिमल्स वगैरह का करीब रखने से क्या है कि उसके अंदर एजमा के होने के चांसेस काफी कम है।
ठीक है, ये एज अ प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे लिया जा रहा है। और ये अगर आप देखें ना, तो ये जो से इंग्लिश पीपल वगैरह है ना, वो आप कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनके अंदर एलर्जी की जो से डिजीजेज है ना, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, उनके अंदर जो से एलर्जिक होने के डिजीजेज हैं, एलर्जिक डिजीज होने के रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हाइजीन हाइपोथेसिस को उन लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा स्पाइसी तराई की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सही से डेवलप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से ये है कि वो अपने बेबीज को फार्म वगैरह पे लेके जाते हैं, जानवरों वगैरह के पास लेके जाते हैं, ताकि उनका एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा एंटीजन से हो, और क्या है, उनके अंदर एलर्जिक डिजीज होने के चांसेस कम हो। अब ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अगर जो है बेबी को आप फार्म वगैरह पे लेके जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, एजमा के अगेंस्ट जो से एंटीजन है वो एक्सपोजर बेबी को होंगे, और क्या होगा कि उसके अंदर एजमा होने के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा आपका जो सा एंटीजन के साथ एक्सपोजर वगैरह है, इसके अलावा अगर जो सा गट माइक्रोबियोटा बन रहा है, ठीक है, वो डेवलप हो रहा है बेबी की गट के अंदर, तो उसकी कंपोजिशन भी एजमा के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। कि कंपोजिशन से ये पता चल रहा होता है कि इधर जो सा बेबी रिस्क है उसको जो सा है एजमा से कि नहीं है। ठीक है, और अगर आपको अर्ली लाइफ में ही उसका पता चल गया है कि उसको किस किस्म के रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, और किस किस्म के जो है ना प्रोटेक्टिव मेजर्स आपको लेने चाहिए, तो आप लोग काफी हद तक क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को डेवलप अच्छे से करवाया जा सके, और एलर्जिक डिजीज से एज वेल एज उनसे इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उनसे बचा जा सके। अब क्या है, हम लोगों ने ये बात पहले ही कर ली कि जो सा बेबी है, न्यू नेट्स हैं, उनके अंदर इन्फेक्शियस और एलर्जिक डिजीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अर्ली लाइफ में उनकी कंडीशन बाद वाली लाइफ पे काफी ज्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। अब हम लोग चलते हैं कि बेबी के अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं, उसका इम्यून सिस्टम का स्टेटस कैसा होता है, और उसका स्टेटस कैसा होता है कि उसके अंदर इन्फेक्शियस और एलर्जिक डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर वन पे क्या है, उसके जो से फैक्टर इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, जो से फैक्टर मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम के, जो कि टी सेल्स और बी सेल्स वगैरह से मिलकर बन रहे होते हैं, वो बहुत कम है। यानी कि ऑन टोटल जो से उसकी कुव्वत मुदाफियत है ना, वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और नंबर टू पे क्या है, टॉलरेंस भी कम है। ऑब्वियसली टॉलरेंस भी तो एक हेल्दी और एक बैलेंस इम्यून सिस्टम का हिस्सा है ना। तो अगर वो इफेक्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो कम है, तो टॉलरेंस वाला जो सा रेगुलेटरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी कम है। इसकी वजह से क्या है कि एलर्जिक डिजीज होने के चांसेस बेबी के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। अब अर्ली लाइफ में बेबी को किस किस्म की जो सी है ना लिमिटेशन, किस किस्म का उसके इम्यून सिस्टम का स्टेटस होता है, और उसको किस किस्म की जो सा है, और इसके अलावा क्या है, उसको किस किस्म का जो सा है स्ट्रेटेजीज का सामना करना पड़ रहा है, वो हम लोग देखते हैं। नंबर वन पे क्या है, अर्ली लाइफ में जो सब बेबी का इम्यून सिस्टम है ना, वो अभी डेवलप कर रहा है, वो अभी फुल डेवलप फॉर्म में नहीं है, वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इसके अलावा क्या है, उसका जो सा गट के अंदर माइक्रोबियोटा है, उसका नॉर्मल फ्लोरा जो सा है वो भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ। वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा ऐसा करके डेवलप हो रहा होता है ना। तो अभी तक एक तो इम्यून सिस्टम भी पूरा डेवलप नहीं हुआ, नंबर टू पे क्या है, जो सा नॉर्मल फ्लोरा है वो भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ। नंबर टू पे क्या है कि जो सा ग्रोथ है ना, वो बेबी की चल रही होती है, ग्रोथ का भी इम्यून सिस्टम पे काफी फर्क पड़ता है। इसके अलावा नए से नए आए दिन जो है ना, बेबी को नए से नए जो है ना एंटीजन का सामना करना पड़ रहा होता है। इसके अलावा जो सा है इम्यून रिएक्टिविटी उसकी जो है ना एडल्ट की रिएक्टिविटी से काफी डिफरेंट होती है। और बाकी सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके बयान करते हैं। सबसे पहले बात की हम लोगों ने कि जो सा इम्यून सिस्टम है वो अभी डेवलपिंग फेज में है, वो अभी क्या कर रहा है, वो अभी डेवलप कर रहा है। तो बैरियर जो से है ना वो वीक हैं। वीक बैरियर्स बैरियर्स कौन कौन से हैं, म्यूकोस मेम्ब्रेन है, इसके अलावा क्या है, स्किन सबसे बड़ा बैरियर है। तो अभी स्किन भी फुली डेवलप नहीं की है बेबी की। इसके अलावा जीआईटी जो है ना वो उसके अंदर भी नॉर्मल फ्लोरा वगैरह डेवलप कर रहा है। इसके अलावा उसकी जो मेम्ब्रेन वगैरह वो भी अभी सही से डेवलप नहीं हुई, वो भी डेवलप कर रही है। यानी कि बैरियर्स अगर हम लोग सिंपल बात करें तो अभी उसके बैरियर्स वीक हैं। तो इसके लिहाज से क्या होगा, बेबी को एक्जिमा यानी कि एटोपिक डर्माटाइटिस और स्किन के जो से डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन है वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बेबी स्किन इन्फेक्शन पे रिस्क पे होता है, एज वेल एज उनसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना,
जीआईटी है उसके इन्फेक्शन भी के होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बैरियर्स अभी फुली डेवलप नहीं है, इस वजह से। नंबर 2 पे इम्यून सिस्टम अभी डेवलप कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके जो से सेल हैं, उसकी जो सा टी सेल है, उसके जो से बी सेल है, जिन्होंने एंटीबॉडीज बनाना है वो भी अभी डेवलप नहीं किए, वो भी अभी डेवलपिंग फेज में है। तो क्या होगा कि तुमसे टी सेल है उनका नंबर भी कम होगा, और नंबर 2 पे जो सी एंटीबॉडीज है ना बेबी की अपनी, वो भी कम होंगी। क्यों? क्योंकि अभी उसके बी सेल का एक्सपोजर ही सही से नहीं हुआ, वो अभी डेवलपिंग फेज में है, तो वो एंटीबॉडीज किस तरीके से बनाए, तो एंटीबॉडीज भी अभी कम होती हैं। और उसके बाद क्या है, नॉर्मल फ्लोरा जैसा बेबी का है वो अभी तक डेवलप नहीं किया हुआ, ठीक है, वो अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 करके डेवलप हो रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जगह पे स्टेब्लिश हो रहा होता है। तो माइक्रोबियोटा को हम लोगों ने नॉर्मल फ्लोरा को पढ़ा था कि क्या करता है वो बेसिकली, कि उनसे हमारे पास हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। एक तो उनको वो जगह नहीं देता, नॉर्मल फ्लोरा जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, नंबर 2 पे न्यूट्रिशन ले लेता है। तो क्या होगा कि जो पैथोजन है, एक तो उसको जगह नहीं मिल रही कि वो अटैच और डिजीज को करे, नंबर 2 पे उसको ग्रो करने के लिए खुराक नहीं मिल रही है, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा खुद खुराक ले रहा है। तो माइक्रोबियोटा जो है वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ, वो अभी स्टैब्लिश फॉर्म में आ रहा है, वो अभी स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है कि अगर वो नहीं अभी तक वो स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो क्या है कि बेबी के अंदर एलर्जिक डिजीज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और जब वो क्या है फुली स्टैब्लिश हो गया, तो फिर एलर्जिक डिजीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो फुली अच्छे तरीके से डेवलप करना शुरू हो जाता है। अब इस टाइम पे बेबी जो है ना उसके टिश्यू ग्रो कर रहे होते हैं, उसके सेल जो है वो प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, यानी कि उन टोटल बेबी की फुली ग्रोथ चल रही होती है। तो इस टाइम पे क्या है, जब टिश्यू ग्रो कर रहे होते हैं और डेवलपमेंट की फेज चल रही होती है, तो उस टाइम पे डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स भी इस टाइम पे उस जगह पे सिक्रीट हो रहे होते हैं, और उनका जो सा रोल है ना वो एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्सेज में होता है। वो मॉलिक्यूल जो कि टिश्यू ग्रोथ में है, और इस टाइम पे जिस टाइम पे बेबी डेवलप कर रहा है, उसके डेवलपमेंट की फेज चल रही है, उसकी ग्रोथ की फेज चल रही है, उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे होते हैं, सिक्रीट हो रहे होते हैं, उनका एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में काफी ज्यादा रोल होता है। चलिए आगे चलते। अब हम लोग बात कर रहे थे कि बेबी क्या है वो ग्रोथ फेज में है, इसके अलावा उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो डेवलपिंग फेज में है, तो उस टाइम पे क्या है डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल सक्रिएट हो रहे होते हैं, जो इनका रोल क्या है एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्सेज में होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन 33 है ना, वो इस टाइम पे रिलीज हो रहा होता है जब टिश्यू ग्रो कर रहे होते हैं, और वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है, वो टिश्यू की ग्रोथ में और एज वेल एज टिश्यू के रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। तो इसका क्या है, इंटरल्यूकिन 33 का डेवलप जो है ना इम्यून रिस्पॉन्सेज की डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा रोल होता है। और इसके अलावा क्या है, जिस टाइम पे बेबी ग्रो कर रहा होता है एज वेल एज उसकी डेवलपमेंट चल रही होती है, उस टाइम पे इम्यून सिस्टम बाइस्ड हुआ होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम बाइस्ड हुआ होता है टुवर्ड्स द एलर्जिक डिजीजेस, और क्या है इन्फ्लेमेशन कम हो रही होती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज की तरफ वो कम होता है एज वेल एज, लेकिन क्या है एलर्जिक जो सी रिस्पॉन्सेज है ना उसकी तरफ वो बाइस्ड हुआ होता है। तो इसकी वजह से भी क्या है कि बेबी को इस वाले उसको क्या है कि उनसे इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है ना वो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैयर है, वो एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। किस लिहाज से? बॉडी को उस वाले इन्फेक्शन से, उस वाले पैथोजन से बचाने के लिए। तो अगर इम्यून सिस्टम इस टाइम पे बायस्ड हुआ है टुवर्ड्स द एलर्जिक डिजीजेस, और क्या है इन्फ्लेमेशन से और इन्फ्लेमेटरी जो सा रिस्पॉन्स है वो पुअर आ रहा है, तो क्या होगा इस टाइम पे बेबी को इन्फेक्शियस है ना डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने बात कही थी कि बेबी को क्या है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जब आप यहाँ पे देखोगे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, तो उसको किसी भी किस्म का एंटीजन से एक्सपोजर था ही नहीं। वो तो बिल्कुल एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में था। स्टेराइल क्या होता है कि जहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो जब वो वूम्ब के अंदर होता है, तो उस टाइम पे वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फुली स्टेराइल इन्वायरमेंट में होता है, उसको किसी भी किस्म का फॉरेन पैथोजेनिक एंटीजन या किसी भी किस्म का जो सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीजन है उसके साथ एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन आफ्टर डिलीवरी जब बेबी इस दुनिया में आ जाता है, तो उसका जो सा सामना करना पड़ता है उसको हजारों लाखों किस्म के एंटीजन से। ठीक है, एकदम से उसका जो सा एंटीजन के साथ एक्सपोजर होता है, जिसमें क्या है
माइक्रोबियोटा आ गया, डिफरेंट तरह के फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, यानी कि ढेरों ढेर जो है ना एंटीजन के साथ उसका अब वास्ता पड़ता है। और स्टार्टिंग में ये एंटीजन कम होते हैं क्योंकि बेबी जब वो होता है ब्रेस्ट मिल्क पे, जब वो उसका थोड़ा बहुत खाना बढ़ता है, फिर उसका एंटीजन थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब वो फुली जो सा हमारे जैसे गजाइत लेना शुरू हो जाता है तो फिर क्या है, एंटीजन का एक्सपोजर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हर आते हुए दिन के साथ बेबी का जो एंटीजन के साथ वास्ता पड़ना है ना, वो बढ़ता ही जाता है। अब क्या है, एक और स्ट्रेटेजी, अभी हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेटेजीज बेबी के अंदर क्या क्या है। तो इसके बाद जो इम्यून सिस्टम की एक और जो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आती है, वो ये होती है कि इस टाइम पे मेमोरी बेबी के अंदर नहीं है। मेमोरी होगी भी कैसे, क्योंकि उसको एक्सपोजर तो अब हो रहा है एंटीजन के साथ। एक दफा जब एक्सपोजर हो जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, फिर जाके क्या है, मेमोरी टी सेल बनते हैं, मेमोरी बी सेल्स बनते हैं, यानी कि उन टोटल उस टाइम पे मेमोरी बन रही होती है। जब दोबारा फिर से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में वो वाली इम्यून सॉरी इम्यून सेल्स जो कि मेमोरी सेल जो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बने थे, वो काम कर रहे होते हैं। सही है। तो क्या है, अब इस टाइम पे इस वाले जो बेबी है उसके अंदर किसी भी किस्म की मेमोरी मौजूद नहीं होती। तो क्या होगा कि जो इम्यून रिस्पॉन्सेज आएंगे, एक तो वो उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, नंबर टू पे क्या है, वो स्लो होंगे। लेकिन जब वही एक्सपोजर सेकेंडरी में आ जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में क्या होता है, एक तो वो क्विक होते हैं, नंबर टू पे क्या है, वो जरा इंटेंस होते हैं। तो स्ट्रेटेजी एक और ये आ गई कि बेबी के अंदर इम्यून सिस्टम में जो सा है उसके मेमोरी अभी तक डेवलप नहीं हुई हुई। तो अब हम लोग सारे के सारे जिनसे रिकॉल करते हैं अपनी अभी तक जो हम लोगों ने इम्यून सिस्टम की, न्यूनेटल इम्यून सिस्टम की स्पेसिफिसिटीज पढ़ी हैं, और बेबी को किस किस्म की स्ट्रेटेजी का सामना करना पड़ता है और क्या क्या इम्यून सिस्टम की स्पेसिफिसिटीज होती हैं न्यूनेटल लाइफ में, वो हम लोग रिकॉल करते हैं। नंबर वन पे क्या है कि जो सा बेबी का इम्यून सिस्टम है वो अभी डेवलपिंग फेज में है, बैरियर्स अभी वीक हैं, वो अभी ग्रो करेंगे। नंबर टू पे क्या है कि जो से उसके इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहा है, तो क्या है कि जो से इम्यून सिस्टम के सेल हैं वो भी थोड़े हैं और एंटीबॉडीज भी थोड़ी हैं। गट का जो सा माइक्रोबियोटा और एज वेल एज टोटली जब हम नॉर्मल फ्लोरा बेबी का देखेंगे तो वो भी अभी तक टोटली डेवलप नहीं हुआ हुआ, वो भी अभी तक स्लो है, कम है वो। और एज वेल एज जो सा डाइटरी एंटीजन के साथ जो सा बेबी का एक्सपोजर है वो भी कम है। इसके अलावा बेबी ग्रोथ फेज में है, बेबी डेवलपमेंट की फेज में है, और डेवलपमेंट की फेज में क्या है कि डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स भी सक्रिएट हो रहे होती हैं, और एज वेल एज जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो बाइस्ड होता है टुवर्ड्स द एलर्जिक डिजीजेस। और क्या होता है कि उस टाइम पे जो इंफ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं ना वो कम होते हैं, और जब वो कम होते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब जब बेबी आफ्टर जो सा डिलीवरी के बाद जो बेबी इस दुनिया में आ गया तो उसका एक्सपोजर जो सा नई से नई एंटीजन के साथ एकदम से काफी ज्यादा होना शुरू हो जाता है, यानी कि ट्रेमेंडस जो से है ना एंटीजन के साथ उसका एक्सपोजर एकदम से होना शुरू हो जाता है, और हर आई दिन के साथ उसका एक्सपोजर नई से नई एंटीजन के साथ होता जाता है। और इसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स में एक और जो चीज आती है इसके बेबी के, वो ये होता है कि उसका जो सा मेमोरी है वो अभी तक डेवलप नहीं की हुई। ठीक है, अभी तक मेमोरी उसके इम्यून सिस्टम में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जो सा इस वाले बेबी का जो सा है इम्यून सिस्टम की रिएक्टिविटी, वो एडल्ट से काफी डिफरेंट है, एडल्ट से काफी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं किया हुआ। अब हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया कि बेबी को इतनी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो इस अल्लाह ताला ने की ना कोई इस चीज बेबी के लिए क्या है, ऐसी चीज रखी भी तो होगी ना कि जो उस बेबी को हेल्प कर रही हो, कि उसका इम्यून सिस्टम अभी वीक है तो उसको हेल्प कर रही हो कि वो उसको स्ट्रेंथन कर सके, वो उसको बचा सके। तो हम लोग वो पढ़ते हैं। नंबर वन पे क्या है कि बेबी के जब वो पैदाइश के टाइम पे उसकी स्किन के ऊपर ये व्हाइट सा कोट होता है, स्किन की जो है ना एक लेयर से ऊपर होती है, इसको हम लोग कहते हैं वर्निक्स। इसको कहते हैं वर्निक्स। और वर्निक्स जो है ना डिफरेंट तरह के पैथोजन से, डिफरेंट तरह के जो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेबी को बचा रहा होता है। नंबर टू पे जो सा बेबी को हेल्प मिल रही होती है, उसके इम्यून सिस्टम को हेल्प मिल रही होती है, वो होती है थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। और ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा चीज जो होती है वो होती है आईजीए एंटीबॉडी। और इसके अलावा और भी इसके बेबी जो सा है ना ब्रेस्ट मिल्क जो है उसके अंदर इसके अलावा और भी वो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बेबी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करवा रही होती हैं, जो कि उसको स्ट्रेंथन कर रही होती हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या है, आईजीजी एंटीबॉडी पास ऑन हो रही होती है बेबी में, और आफ्टर बर्थ क्या है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आईजी एंटीबॉडी पास हो रही होती है।
बेबी की अपनी आईजीजी और उसके अपनी जो सी आईजी ए एंटीबॉडी है ना वो बहुत कम होती है। अब मदर का जो सा ब्रेस्ट मिल्क है उसके जरिए से उसकी आईजी ए एंटीबॉडी बेबी के अंदर पास हो रही होती है। तो आप देखें यहाँ पे कि बीसा था मदर के अंदर, मदर के गट के अंदर जो सा ना पैथोजन के साथ उसका एक्सपोजर हुआ और वो क्या किया, वो डेवलप किया और उसके बाद वो क्या है मदर के जो से मेमोरी ग्लैंड्स है ना उनके करीब चला गया, वहां पे जाकर वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गया। प्लाज्मा सेल में वो कन्वर्ट होने के बाद उसने आईजी एंटीबॉडी सक्रिएट करना शुरू कर दी, कहाँ पे, ब्रेस्ट मिल्क में। क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे मौजूद था, ब्रेस्ट सेल के ब्रेस्ट सेल में उसने, सॉरी मेमोरी जो से ग्लैंड्स हैं ब्रेस्ट सेल की, वहां पे उसने माइग्रेशन कर ली थी। अब उसने क्या है आईजी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया अगेंस्ट दीज पैथोजन, जो जिसका उसका वास्ता पड़ा था मदर की जो सा है गट के अंदर। अब ये आईजी एंटीबॉडी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क बेबी को पास हो जाएंगी और ये वाला आईजी एंटीबॉडी बेबी को बचा रही होंगी किससे, डिफरेंट तरह के पैथोजन से। अब ब्रेस्ट मिल्क के इसके अलावा और भी मैंने अभी बोला कि काफी सारी खसूसियात होती हैं जो कि बेबी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, बेबी के इम्यून सिस्टम को हेल्प कर रही होती हैं। नंबर 1 पे तो ये हो गया कि उसके अंदर आईजीए का कंटेंट काफी हाई होता है। नंबर 2 पे उसमें डिफरेंट तरह की इम्यून सेल्स भी मौजूद होती हैं जिसमें फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये भी उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ये भी उसके इम्यून सिस्टम को हेल्प कर रही होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरह के एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स होते हैं जिसमें हो गया डिफेंसिस हो गया, लाइसोजाइम्स हो गया, लैक्टोफेरेंस वगैरह हो गया। ये सारे के सारे भी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा क्या है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर इस तरह की न्यूट्रिशन होती है, इस तरह की ग़िज़ाइयत होती है जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं। और अगर जो है बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया ना उसकी ग्रोथ को कम कर रहे होते हैं। यानी कि क्या हो गया कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स और मॉलिक्यूल्स हो गए जिसमें आईजी हो गया, लैक्टोफेरिन, डिफेंसिन, लाइसोजाइम्स वगैरह हो गए। और अच्छे वाले बैक्टीरियाज के लिए ब्रेस्ट मिल्क के अंदर फूड भी होता है जो कि क्या कर रहा होता है, जो माइक्रोबियोटा बेबी का डेवलप होना होता है उस वहां के दूसरे अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं उनको ग्रो करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसके अलावा जो सा बेबी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उसका जो सा इम्यून सिस्टम है ना वो एक और तरीके से इनहेंस हो रहा होता है, वो इस तरीके से हो रहा होता है कि जिनसे उसके बैरियर्स के जो सेल है ना, एपिथेलियल सेल्स, उनकी ग्रोथ को भी इनहेंस कर रहा होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्लोस्ट्रम है, ठीक है, ये क्लोस्ट्रम है और ये आम मिल्क है। अब जो सा है ब्रेस्ट मिल्क क्या है वो प्रमोट कर रहा होता है डीएनए की ग्रोथ को। जब वो डीएनए को ग्रोथ को प्रमोट कर रहा होता है, डीएनए की सिंथेसिस को बढ़ा रहा होता है, तो क्या होगा कि डीएनए की सिंथेसिस को बढ़ा रहा होगा, डीएनए की सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर रहा होगा, तो क्या होगा कि जो एपिथेलियल सेल है ना उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जो से हमारे बैरियर्स होते हैं उस पे भी तो क्या है एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना। तो क्लोस्ट्रम क्या है, वो जो सा ब्रेस्ट मिल्क है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो डीएनए की सिंथेसिस को एनहांस करके जो से बैरियर्स है ना उनको भी तकलीफ दे रहा होता है, उनकी जो उनसे डिवीजन है उनको भी ज्यादा कर रहा होता है। तो क्लोस्ट्रम ब्रेस्ट मिल्क के जरिए से जो सा एपिथेलियल सेल का रेट है वो कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मिल्क। सही हो गया। अब ब्रेस्ट मिल्क के बारे में अभी हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा, ब्रेस्ट मिल्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स काफी सारे आ रहे होते हैं उसमें, जिसमें हमारे पास सबसे बेस्ट वाला कंपोनेंट क्या है, आईजी एंटीबॉडीज। इसके अलावा लाइसोजाइम्स, डिफेंसिन्स, लेक्टोफेरेंस वगैरह हो गए। इसके अलावा बैरियर्स को जो है ना उसकी ग्रोथ करवाने के लिए डिफरेंट तरह के ग्रोथ फैक्टर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से बेबी का जो सा इम्यून सिस्टम है उसके जो से बैरियर्स हैं वो अच्छे से डेवलप कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो से बेनिफिशियल और जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए भी इसके अंदर अच्छी सी डाइट मौजूद होती है। और ये डाइट जो है ना वो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के लिए नहीं होती। अब बेबी के अंदर क्या था, बेबी के अंदर आईजी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम थी, उसके बैरियर्स भी अभी पुअरली डेवलप थे, वो अभी तक डेवलप नहीं हुए हुए, वो वीक हैं। इसके अलावा उसका माइक्रोबियोटा अभी तक डेवलप नहीं हुआ, वो डेवलपिंग फेज में है। तो ब्रेस्ट मिल्क ने क्या काम किया, उसने ये सारे काम किए और उसने क्या किया कि उसकी एंटीबॉडी का कंटेंट भी बढ़ा दिया। इसके अलावा बैरियर्स को जो है ना उसको ग्रोथ करवाया।
इसके अलावा क्या है कि जो उसका जो से बैरियर्स हैं उनकी डिवीजन को भी अच्छा किया और उनकी जो से डेवलपमेंट है उसको भी अच्छा कर दिया। इसके अलावा माइक्रोबियोटा जो सा बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी उसने डाइट प्रोवाइड की ताकि बेबी का इम्यून सिस्टम अच्छे से स्ट्रेंथन हो सके और बेबी को इन्फेक्शियस डिजीज से बचाया जा सके। अब ये बेबी की अपना ही जो है ना आईजीजी का लेवल है और मदर की तरफ से आने वाला जो सा आईजीजी लेवल है ना वो ये है। ठीक है। ओके, तो क्या है मदर के जरिए से एंटीबॉडी जो से सही वाली पास करी वो मदर की तरफ से कर रही है आईजीजी। तो ड्यूरिंग मेटरनल लाइफ तो इस टाइम पे अगर क्या किया जाता है कि मदर की वैक्सीनेशन करवाई जाती है ताकि उस वैक्सीनेशन के जरिए से मदर के अंदर आईजीजी एंटीबॉडी जो है उसका कंटेंट बढ़े और बेबी के अंदर भी आईजीजी पास हो ज्यादा हो और बेबी जो है ना प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा क्या है इन्फेंट की जब वो बेबी पैदा हो जाता है उस टाइम पे उसकी वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। जैसे हम आप लोगों ने सुना होगा कि हिफाजती टीके बच्चों को लगते हैं तो वो भी क्या है वो वैक्सीनेशन हो रही होती है और जब वैक्सीनेशन होने के बाद क्या है उससे वैक्सीनेशन हुए बगैर बेबी का एंटीबॉडी जो है ना उसका लेवल ये है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये लेवल है उसका एंटीबॉडी का और आफ्टर जब भी उसकी वैक्सीनेशन हो गई है तो क्या है लेवल इतना हो गया। ठीक है, ये लेवल उसका क्या है बढ़ गया है और जो मदर की तरफ से आईजीजी आई हुई है वो उसका लेवल ये है। यानी कि अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है मदर की और उसके बाद जब बेबी दुनिया में आ गया उसकी वैक्सीनेशन हुई है तो क्या है कि आईजीजी का कंटेंट हाई होगा और बेबी प्रोटेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे न्यूनेटल इम्यूनिटी डिस्टिंक्ट इम्यून रिएक्टिविटी की। एडल्ट की निस्बत क्या है जो से बेबीज हैं उनके बैरियर्स उनसे वीक होते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहा है तो इस वजह से क्या है एडल्ट की निस्बत इनमें एलर्जिक और इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी ना एडल्ट की निस्बत क्यों क्योंकि बैरियर्स वीक हैं और एज वेल एज जो से है इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं वो भी अभी कम है और इसके अलावा जो से एंटीबॉडीज है वो भी कम है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी जो सा रिस्पॉन्स है वो कम होता है। जब वो कम होता है तो क्या होता है कि बेबी को इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे हम लोगों ने बात कर ली कि अभी टी सेल और बी सेल डेवलप नहीं किए हुए वो नेव टी सेल है वो नेव बी सेल है उनका भी एंटीजन के साथ एक्सपोजर नहीं हुआ। तो क्या है कि इम्यून सिस्टम जो से है वो स्लो भी होगा क्योंकि मेमोरी मौजूद नहीं है ना। तो एडल्ट में क्या होता है एडल्ट में मेमोरी मौजूद होती है लेकिन नियोनेट बेबी जो है उसके अंदर मेमोरी मौजूद नहीं है तो इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होगा एज वेल एज उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी जिसकी वजह से इन्फेक्शियस की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। एडल्ट में क्या है एडल्ट में मेमोरी मौजूद होती है जिसकी वजह से क्या है कि जो से इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो बेस्ट आता है वो ज्यादा इंटेंसिटी का आता है एज वेल एज क्या है वो क्विक वे में आता है और एलर्जिक डिजीज के होने के चांसेस तो बेबी के अंदर ऑब्वियसली ज्यादा ही होते हैं। अब क्या है कि बेबी को इतने सारा हम लोगों ने देख लिया कि उसको ससेप्टेबिलिटीज हैं तो इससे बचाने के लिए हम क्या करें क्या क्या प्रिवेंशन करें कि बेबी को महफूज रखा जा सके। तो नंबर वन पे ये है कि बेबी की हाइजीन का ख्याल रखा जाए। बेबी की हाइजीन का ख्याल रखा जाए पैथोजिन के साथ उसका एक्सपोजर ज्यादा से ना आना चाहिए। ठीक है, पैथोजिन के साथ उसका एक्सपोजर कम होना चाहिए जिसकी वजह उसके लिए क्या किया जाना चाहिए उसके लिए उसकी हाइजीन का क्या रखा जाना चाहिए। उसके बैरियर्स वगैरह वीक हैं फॉर एग्जांपल उसकी स्किन भी बहुत ज्यादा उस टाइम पे फ्रेजाइल होती है तो क्या किया जाना चाहिए कि सोप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि हल्की फुल्की क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा गट भी उसका गट का जो सा है बैरियर्स म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी अभी तक फुली डेवलप नहीं की है एज वेल एज क्या है वहाँ का माइक्रोबायोटा इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए उसके लिए बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। और इसके अलावा बेबी की वैक्सीनेशन टाइमली करवानी चाहिए और मदर की भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ये सारे काम करने चाहिए ताकि बेबी को हेल्प की जा सके तो वो इन्फेक्शियस जो डिजीजेस है ना उससे बच सके जितना हो सकता है।